अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 13 डिविडेंड पॉलिसी एंड टॉपिक नंबर है 250 थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड पार्ट नंबर 3। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या है इररेलेवेंस थ्योरी के बारे में पढ़ा। उससे पहले इररेलेवेंस थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ क्रिटिसिज्म है इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड पर, जो कि आज हम इसको डिस्कस करेंगे। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट क्रिटिसिज्म ऑन थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड। पहले तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में फेवर में पढ़ा इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड क्यों, यानी डिविडेंड रेलेवेंट क्यों होता है, और आज हम इसके क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, यानी इस पर जो क्रिटिसिज्म है कुछ यहाँ पर गिवन है, तो लेट्स एक्सप्लोर दैम। फ्रैक्शनल शेयर्स कैन नॉट बी सोल्ड। इट मीन्स दैट इफ़ समबडी कैन मेक होम मेड डिविडेंड के बारे में भी प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा। जब उसे ज़रूरत होती है तो कुछ डिविडेंड्स या शेयर्स होते हैं शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स के पास, जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है, यानी उनको अगर डिविडेंड उनकी रिक्वायरमेंट से कम मिलता है तो वो क्या करते हैं, उसको कुछ सेल आउट कर देते हैं मार्केट में, और उससे अपना जो डिविडेंड है वो खुद क्रिएट कर लेते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर यही बात हो रही है होममेड डिविडेंड की। दैट माइट रिक्वायर सेलिंग ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स, मीनिंग दैट टू जनरेट एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ शेयर्स इट मे बी दैट शेयर होल्डर्स हैव टू सेल फ्रैक्शनल शेयर्स विच मे नॉट बी पॉसिबल। यानी अब जो डिविडेंड की अमाउंट है उसको कंप्लीट करने के लिए, जैसे सपोज करो अब हाफ ऑफ शेयर्स तो नहीं, फ्रैक्शनल आपको पता है कि ना छोटा सा यूनिट, तो फ्रैक्शनल जो शेयर्स हैं वो भी करने पड़ते हैं, यानी हाफ शेयर सपोज करो एक शेयर के पार्ट्स कर देती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही फ्रैक्शनल शेयर्स की बात हो रही है कि वो भी सेल आउट करने पड़ते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता अपने डिविडेंड को क्रिएट करने के लिए। ब्रोकरेज कमीशन व्हेन शेयर्स आर सोल्ड ऑन विच वी हैव टू पे ब्रोकरेज कमीशन और चार्जेस विच रिड्यूस और रिटर्न, यानी जब आप सेल आउट करते हो तो कमीशंस होते हैं, जैसे टैक्सेस वगैरह होते हैं, तो जिसके थ्रू सेल आउट किया जाता है तो उसका भी कमीशन या कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रिटर्न है या इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स का जो रिटर्न है वो रिड्यूस हो जाता है। And the percentage holding reduces with the sales of shares when we try to make our home-made dividend by selling some shares from our shareholding, that reduces the percentage holding of shareholders। क्योंकि मैंने अभी homemade का बताया, यानी आपकी जो होल्डिंग में है शेयर होल्डिंग है, यानी आपके पास जितने शेयर्स होल्ड कर रहे हो आप, तो उसमें से जब शेयर्स आप सेल आउट करते हो, कुछ शेयर्स बेच देते हो मार्केट में, तो उससे क्या होगा, जो आपकी होल्डिंग परसेंटेज है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी कमी आ जाती है उसमें। जितने शेयर्स आपके पास थे अब उतने नहीं होते, तो यही चीज़ बताई जा रही है, जिससे आपका रिटर्न भी रिड्यूस होता है। इंस्टीट्यूशंस विद लार्ज होल्डिंग विल नॉट मेक होममेड डिविडेंड। The institutional investors whose percentage holding is more, and in some cases it may be majority holding ऑफ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन इन अ कंपनी, यानी बैंक्स वगैरह की बात हो रही है, जो इंस्टीट्यूशन जो लोन वगैरह देते हैं, बोरिंग करते हैं। इफ़ सच एन इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स और अ बिग बैंक विल ट्राई टू मेक देयर होम मेड डिविडेंड बाय सेलिंग देयर ओन शेयर, देन इट विल बी नॉट अफेक्टेड बाय इट। यानी बड़े हैं भाई, उनकी भी ज़्यादा होल्डिंग है, तो उसमें से कुछ बेच भी देंगे तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देयर आर अदर फोर्सेज ऑफ द मार्केट अफेक्टिंग प्राइस। ऑब्वियसली एक्सटर्नल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि मार्केट प्राइस या भी वैल्यू को अफेक्ट कर रहे होते हैं। द फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस इन द मार्केट इज डिपेंडेंट ऑन मैनी अदर फैक्टर्स एंड दीज एक्सटर्नल फैक्टर्स डू एग्जिस्ट, देन वी कैन नॉट से दैट द फ्लक्चुएशन इन द मार्केट प्राइस विल ओनली बी द बेस्ड ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड रिटेंशन। यानी हमारी पेमेंट डिविडेंड की पेमेंट और रिटेंशन पर बेस नहीं कर रहा कि सिर्फ इसको पे करने या ना करने से, या इसको बढ़ाने या कम करने से हमारी जो मार्केट प्राइस है या फिर हमारे शेयर्स पर कोई इफेक्ट आता है, बल्कि कुछ और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते सिर्फ यही चीज़ है पेमेंट या रिटेंशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यानी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना शेयर होल्डर्स में। रिटेंशन का हम इन डिटेल पढ़ चुके हैं, यानी रिटेन करना प्रॉफिट अपने पास, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम ये नहीं कह सकते जस्ट यही चीज़ है जो हमारे जो प्राइस वगैरह है उसको अफेक्ट करती है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं।
Tax rates may be different on dividends and capital gains. The rate of income tax and the capital gain tax are different, and this is again one point that we will discuss more in detail later on. हाँ जी, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट यानी इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होते हैं, और जो इंस्टीट्यूशन है बिग बैंक्स वगैरह हैं या फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए डिफरेंट होते हैं, तो जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह इन डिटेल स्टडी करेंगे. Retained earnings have no cost of financing, whereas others have floating cost. इट मीन्स दैट रिटेन अर्निंग क्या होती है, यानी आप जो प्रॉफिट अर्न करते हो उसमें से सेव कर लेते हो ताकि फर्दर उसको इन्वेस्ट करके आप इससे क्या है अर्निंग कर सको. वंस द प्रॉफिट इज़ री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस देन इट हैज़ नो कॉस्ट और ज़ीरो कॉस्ट एज वी हैव अर्न प्रॉफिट एंड इन्वेस्टेड इन आवर ओन बिजनेस. अब हमने प्रॉफिट अर्न किया और उसी प्रॉफिट को ही हमने अपने ही बिजनेस में लगा दिया, तो इस पर कोई कॉस्ट नहीं है, ये कहा जा रहा है. बट इफ़ द कंपनी गोज़ फॉर एडिशनल फाइनेंसिंग देन इट इज़ नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट. यानी अगर हमारे पास कमी हो गई, यानी हमने अपने शेयर्स को सेल आउट कर दिए, तो क्या होगा कि हमारी जो फाइनेंसिंग कॉस्ट लगेगी, ठीक है, हमें कुछ कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी. मीनिंग इन एडिशन टू द रिटर्न टू द शेयर होल्डर वी हैव टू बेयर अ कॉस्ट फॉर इशूइंग और फ्लोटिंग दैट फाइनेंसिंग. यानी इसको इशू करने में इन शेयर्स को हमें कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी. डिविडेंड्स एंड पॉजिटिव फाइनेंशियल सिग्नल्स. पॉजिटिव फाइनेंशियल सिग्नल्स के बारे में भी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था. पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल्स, यानी पॉजिटिव सिग्नल किस तरह हमने कहा था कि उस कंपनी की रेपुटेशन यानी स्ट्रेंथ वगैरह पोटेंशियल के बारे में बताता है अगर डिविडेंड की पेमेंट या ना पेमेंट की जाए. यानी पेमेंट करना क्या होगा, पॉजिटिव सिग्नल होगा. पेमेंट ना करना नेगेटिव सिग्नल एक तरह से होगा, यानी बताएगा कि इतनी स्ट्रेंथ रखती है कोई भी कंपनी के वो अपने जो शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स हैं उनको डिविडेंड पे कर सकती है. और नेगेटिव सिग्नल होगा अगर नहीं पे करती तो कहेंगे ये इतनी अच्छी कंपनी नहीं है भाई, ये अपने शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स को डिविडेंड तक पे नहीं कर सकते. तो इस तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. सो द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज समथिंग विच सेंड सिग्नल्स, मीनिंग दैट पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नलिंग ऑल्सो रिलेटेड विद dividend. Laws and regulations. There are laws and regulations which restrict investor to go for homemade dividend and the institutions also. यानी कुछ rules होते हैं, regulations होती हैं, laws होते हैं जिनको follow करना पड़ता है और वो हमें restrict करती हैं, खबरदार करती हैं, यानी कहती हैं कि भाई तुमने homemade dividend करना है, उस साइड पर जाना है, यानी रखना है अपने पास. Lack of trust on directors. The non-payment of dividend also increases the lack of trust in the directors. The relationship of investors and the company's directors also affected by it. यानी अगर पेमेंट नहीं करोगे तो जो इन्वेस्टर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं या इन्वेस्टर्स और डायरेक्टर्स का जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हो सकता है. क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी कंपनी तब इन्वेस्टमेंट करती है जब उससे उसे रिटर्न चाहिए होता है, यानी डिविडेंड चाहिए होता है. जब उसे मिलेगा ही नहीं तो उनका थोड़ा सा ट्रस्ट ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा. क्योंकि वो उन्होंने भाई कि एक बार होगा, दो बार होगा, हर वक्त कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो क्या है ट्रस्ट ख़त्म होगा. एग्जाम्पल्स देखते हैं. लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स विच वुड एक्चुअली टेल अस दैट इफ वी आर रिटेनिंग अ पार्ट ऑफ अर्निंग और वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, यानी रिटेन्ड अर्निंग और डिविडेंड की बात हो रही है. यानी रिटेन करना कुछ प्रॉफिट को अर्निंग्स में से, उसे हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं. रिटेन किया हमने प्रॉफिट, और डिस्ट्रीब्यूट करना यानी डिविडेंड की बात हो रही है, डिविडेंड दें. देयर मे बी 3 पॉसिबिलिटीज़ फॉर दैट विच आर एज फॉलोज. अब 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. फर्स्ट वन इज़ और री इन्वेस्टमेंट रेट, क्योंकि कंपनी अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट कर रही है, इज़ मोर देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी, देन द वैल्यू कंपनी विल गो टू इंक्रीज. अगर री इन्वेस्टमेंट रेट हमारा ज़्यादा हो जाता है जितना हम चाह रहे हैं हमारे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी से, तो हमारी जो कंपनी है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी. भाई हमें ज़्यादा मिल रहा है ना. And if its required rate of return on equity and investment rate of company is equal, then it will be indifferent that company pay or not pay dividend. अगर हमने कहा अगर री इन्वेस्टमेंट रेट यानी जो हमने रेट री इन्वेस्ट करने के बाद जो हमें रेट मिल रहा है वो ज़्यादा हो गया उस रेट से जो हम चाह रहे थे, तो हमारी कंपनी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ होगी. पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है, भाई ये तो ज़्यादा अर्निंग कर रही है, ज़्यादा रिटर्न दे रही है. और लेकिन अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं, यानी जो मैं चाह रही हूँ, जो मेरा एक्सपेक्टेड यानी री इन्वेस्टमेंट रेट है और एन इन्वेस्टमेंट रेट और मेरा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ऑफ इक्विटी एंड ऑन इक्विटी इक्वल आ जाते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपनी डिविडेंड पे करे
या ना पे करें. एंड द थर्ड पॉसिबिलिटी मे बी दैट इफ द री इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ द कंपनी इज लेस देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी देन द शेयर वैल्यू ऑफ दैट कंपनी विल गो डाउन. भाई जो मैं चाह रही हूँ, मेरा जो एक्सपेक्टेड रेट है वो कम हो रहा है, तो क्या होगा, कंपनी की जो वैल्यू है वो डाउन चली जाएगी. Now let's see the examples to explain these possibilities. First one is earnings are all paid as dividend, यानी सारी की सारी पे कर दी. तो इसमें क्या होगा, करंट पोजीशन में अर्निंग्स कितनी ले रही है, 0.8 पर शेयर, यानी 80% अर्निंग है, ऑल पेड आउट एज डिविडेंड. और 0.8 पर शेयर दे रही है, यानी 80% है अर्निंग, वो सारी की सारी डिविडेंड दे दी, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दी. RE और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास है 20%. द प्राइस पर शेयर वुड बी, यानी क्या होगी, प्राइस पर शेयर कितनी होगी, मार्केट वैल्यू ऑफ प्राइस पर शेयर P इज़ इक्वल टू हमारे पास अर्निंग्स पर शेयर डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और इक्विटी. हमारे पास 20% है, तो जब 20% को डेसिमल में करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 100 विल बी इक्वल टू 0.2. तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो 4 हमारे पास आंसर आता है, यानी $4. यानी हमारी मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस पर शेयर क्या आई, मेरे पास $4 आए. द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट डिविडेंड्स रिसीव परपेचुटी, यानी परपेचुटी के फॉर्मूले को ही फॉलो किया है हमने यहाँ पर. तो हमारे पास यहाँ प्राइस क्या आई पर शेयर, मार्केट प्राइस वैल्यू $4. ठीक है. अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, अर्निंग्स आर री इन्वेस्टेड एट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी की कॉस्ट पर. हाफ अर्निंग्स आर रिटेन्ड, यानी अगर 100% अर्निंग हुई है उसमें से हाफ को रिटेन कर लिया. और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और इक्विटी हमारे पास 0.2 है. तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे मार्केट प्राइस का, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग की बात आ रही है, यहाँ पर ग्रोथ की बात हो रही है, क्योंकि जब रिटेन की जाती है अर्निंग ऑब्वियसली ग्रोथ भी होती है. तो हमने जो ग्रोथ वाला जो फॉर्मूला मार्केट प्राइस या वैल्यू फाइंड करने का डिविडेंड वगैरह से रिलेटेड प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था, वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. सो P इज़ इक्वल टू वेयर P हमारे पास क्या है, मार्केट प्राइस और वैल्यू है हमारे पास. E हमारे पास अर्निंग्स हैं. अब अर्निंग्स कौन सी ली है, E1 लिखा है. अर्निंग्स हमने ली है एग्जाम्पल 1 की, यानी ये हमारे पास एग्जाम्पल 1 में हमारे पास एग्जाम्पल 1 में थी ना अर्निंग्स $0.8 गिवन थी. तो E1 यहाँ पर इसीलिए राइट किया गया है, यानी अर्निंग्स ऑफ 1, यानी एग्जाम्पल 1 की. 1 माइनस बी हमारे पास होती है रिटेंशन. इसके बारे में भी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है. बी हमारे पास रिटेंशन होती है, यानी हमने कितने परसेंट कितना रिटेन किया, हमारी रिटेन अर्निंग कितनी है. 1 माइनस बी का मतलब यानी 100% में से जब रिटेन्ड अर्निंग निकाल दोगे तो बाकी आपके पास वो वैल्यू आएगी जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है. नेक्स्ट आपके पास है डिवाइडेड बाय RE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी, माइनस BR. ये जो BR है वो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है, ये भी प्रीवियस लेक्चर में यानी पूरा का पूरा फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है. B यहाँ पर रिटेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई R हमारे पास है कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, ये हमारे पास आ गई. अब ये फॉर्मूला है, इसमें पुटिंग करेंगे. ई अर्निंग्स हमारे पास 0.8 थी, 1 माइनस बी हमारे पास क्या आ गई, बी हमारे पास रिटेंशन थी. उसने कहा हाफ ऑफ द अर्निंग्स आर रिटेन्ड. अब जो रिटेन अर्निंग होती है वही हमारी रिटेंशन होती है, यानी जितना रिटेन करोगे उतनी हमारी रिटेंशन रेशो ज़्यादा होगी. हाफ यानी 100% में से हाफ क्या होता है 50%. तो यहाँ पर रिटेंशन 50% होगी. जब 50 को डेसिमल में करोगे 50 डिवाइडेड बाय 100 विल बी इक्वल टू 0.5. इसलिए यहाँ पर B की जगह पर 0.5 आया. डिवाइडेड बाय RE ये हमारे पास 0.2 ही है, हमारे पास प्रीवियस एग्जाम्पल में गिवन थी वहीं से ली हमने. और माइनस BR, अब B मैंने कहा 0.5 है, मल्टीप्लाई R मेरे पास वही बात होगी, कॉस्ट की बात होगी, वही मेरे पास कितनी है 0.2 ही है. रिटर्न ऑन इक्विटी कह दो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह दो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कह दो. ठीक है, हमारे पास 0.2 है. तो अब इसको मल्टीप्लाई करके यानी इसको 0.5 मल्टीप्लाई 0.2 करें, माइनस करें 0.2 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा देन इसको माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर फिर $4 आएगा. इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पर राइट किया है नो चेंज इन द शेयर वैल्यू एंड सो द डिविडेंड्स आर
इररेलेवेंट। हमने कहा था जब इक्वल आ जाएं तो जब अर्निंग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और री इन्वेस्टमेंट रेट दोनों इक्वल आ जाए, क्योंकि हाफ की बात की है, हाफ रिटेन कर लिया, हाफ डिविडेंड दे दिया, तो यानी दोनों इक्वल आ गए हमारे पास, तो डिविडेंड्स इररेलेवेंट होंगे, यानी पे किया जाए या ना पे किया जाए डिविडेंड का, इससे इन्वेस्टर्स वगैरह को कोई असर नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हमने $4 निकाली थी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 इज़ अर्निंग्स आर री इन्वेस्टेड मोर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब यहाँ पर ज़्यादा हो गई। पहले मैंने जस्ट एग्जाम्पल में क्या किया, पर शेयर की प्राइस निकाली। दूसरी एग्जाम्पल में हमने क्या किया, जब दोनों इक्वल आ जाएं, यानी हाफ ऑफ कर दी, दोनों सेम आ जाएं। देन हम ये एग्जाम्पल देख रहे हैं जब हमारा री इन्वेस्टमेंट रेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा हो जाए, तब क्या होगा। और इफ़ द री इन्वेस्टमेंट रेट इज़ मोर दैन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ इक्विटी, आर ई मेरे पास जैसे पहले दी हुई थी 0.2 थी, आर कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पर मेरे पास दिया हुआ है 0.3। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरे पास क्या है 0.3, मार्केट प्राइस और मार्केट वैल्यू सेम वही वाला फॉर्मूला आपके पास है। अगर ज़्यादा आ गई, पहले हमारे पास क्या थी 0.2 थी सपोज करो, अब हमारे पास क्या आ गई 0.3, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी हमारा कॉस्ट क्या है ज़्यादा हो गई। तो इसमें जस्ट यहाँ पर डिफरेंस आया है कि आपने यहाँ पर 0.2 आर ई की जगह पर बी आर आई थिंक था, तो आपने क्या किया 0.3 लगा दिया। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास $8 आता है। इन दिस केस द शेयर प्राइस राइजेज बिकॉज द एक्स्ट्रा अर्निंग्स रिटेन्ड हैव बीन इन्वेस्टेड इन अ पर्टिकुलरली वैल्यूएबल वे, यानी वैल्यूएबल वे में उन्होंने ऐड कर दिया, ठीक है। ज़्यादा हो गया है तो हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो क्या है, प्राइस क्या है, वो इंक्रीज़ हो गई। जो मैंने ऊपर बताया था वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं अर्निंग्स री इन्वेस्टेड अब कम हो, अगर री इन्वेस्टेड रेट कम हो जाए तो क्या होगा, यानी पहले हमारे पास 0.2 था, अब हमारे पास क्या ले रहे हैं जस्ट हम 0.1। और प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या किया हमने, ज़्यादा लिया, ठीक है। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने क्या कर दिया, ज़्यादा था री इन्वेस्टेड रेट, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या हो गई कंपनी की शेयर की, ज़्यादा हो गई। अब हमने क्या किया, कम कर दिया। पहले हमारे पास 0.2 था, तो जस्ट यहाँ पर चेंज आ रहा है 0.1 का, तो आप देखोगे हमारी जो प्राइस है मार्केट वैल्यू भी कम हो गई 2 पॉइंट। पहले 4 थी, 4 से हमने अगर इक्वल था तो 4 ही रही। जब हमने ज़्यादा किया री इन्वेस्टमेंट रेट तो हमारे पास क्या हो गई, प्राइस क्या है, मार्केट वैल्यू हमारे पास ज़्यादा हो गई। लेकिन जब हमने कम किया तो हमारी जो वैल्यू है मार्केट प्राइस या वैल्यू हमारी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये जो मैंने पॉसिबिलिटीज़ ऊपर आप लोगों को बताई थी सेम उसी वे में। सो वी कैन कंक्लूड आवर डिस्कशन दैट देयर इज़ सम क्रिटिसिज्म ऑन द थ्योरी ऑफ रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड. But along with that criticism, we have also seen that the only possibility or the only reason for the firm to retain profit should be when they can earn more than what the equity holders require by not giving them dividend. यानी जहाँ क्रिटिसिज्म है वहाँ ये चीज़ भी देखी गई है कि सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है, यही रीज़न है कि फर्म के लिए कि वो रिटेन कब कर सकती है, जब वो उससे ज़्यादा अर्न करे, यानी जितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उससे ज़्यादा earn करे by not giving them dividend. So we have completed our today's lecture here. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।